नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रफाल की तरफ से है। पिछले कुछ सालों में रफाल अचानक से काफ़ी पॉपुलर बन चुका है और जब से भारत की तरफ से रफाल को एक्वायर किया गया था तब से इसका डिमांड काफ़ी बढ़ गया है और अभी कई देश हैं जो कि रफाल का एक्वायर करने वाले या फिर कर चुके हैं। लेकिन अचानक से रफाल की डिमांड बढ़ने की वजह से अभी डसॉल्ट के लिए एक परेशानी यहाँ पे बढ़ने वाली है। अभी डसॉल्ट के पास कुल मिलाकर 211 रफाल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा चुका है, जिसमें से 141 एक्सपोर्ट ऑर्डर है, बाकी 70 डोमेस्टिक ऑर्डर हैं। लेकिन अभी डसॉल्ट का जो प्रोडक्शन रेट है वो साल भर में 12 से 13 एयरक्राफ्ट तक ही सीमित है और इसी हिसाब से रफाल की एग्जिस्टिंग सभी ऑर्डर को क्लियर करने के लिए डसॉल्ट को 10 साल के आसपास लग जाएंगे और इससे फ्यूचर ऑर्डर के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी इतनी लंबे समय तक वेटिंग लिस्ट में रहकर रफाल को खरीदा वहाँ पे नहीं जाएगा। इस वजह से डसॉल्ट की तरफ से अभी रफाल की एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन रेट को 20 तक इंक्रीज करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन ये भी डसॉल्ट के लिए काफ़ी मुश्किल बन रहा है, क्योंकि वो भी एकदम से अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी की प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करना नहीं चाहते और उनको डर है कि अगर फ्यूचर में उनको एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं मिलता और फर्दर ऑर्डर नहीं मिलते हैं और वो एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं तो उनको नुकसान भी हो सकता है। जिस वजह से वो अभी किसी ऐसे को तलाश कर रहे जो कि उनको प्रोडक्शन में मदद करने के साथ साथ रफाल को बड़ी मात्रा में खुद खरीद सके, जिससे प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करने में और एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट करने से डसॉल्ट को फ्यूचर में एक्स्ट्रा ऑर्डर की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनका इन्वेस्टमेंट वहां पे फायदा में रहेगा। और अभी इसी लिस्ट में भारत सबसे पहले नंबर पर आता है। भारत पहले से 36 रफाल को एक्वायर कर चुका है और अभी इंडियन नेवी के लिए 27 रफाल एम के लिए भी भारत ऑर्डर को प्लेस करने वाला है। लेकिन इसके बाद एक और बहुत बड़ी ऑर्डर है जिसे डसॉल्ट हासिल करना चाहता है, जिसमें भारत अभी 114 एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने वाला है और इस टेंडर में वैसे भी रफाल की सिलेक्ट होने की चांसेस काफी ज्यादा लग रहा है। तो इस वजह से अभी डसॉल्ट की तरफ से भारत में ही अपनी ग्लोबल प्रोडक्शन लाइन को ओपन करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि भारत की एग्जिस्टिंग डिमांड को पूरा करने के साथ साथ डसॉल्ट की एक्सपोर्ट ऑर्डर को भी पूरा कर पाएगा। और फ्रांस और भारत में अगर एक साथ रफाल का प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जाता है तो डसॉल्ट बहुत ही जल्दी अपनी एग्जिस्टिंग ऑर्डर को भी पूरा कर सकता है। साथ ही आगे चल के भारत में इन्वेस्ट करने से उनको एक और फायदा ये भी होने वाला है कि आगे चल के मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में जीतने में भी उनको काफी आसानी होने वाली है। अगला अपडेट एमका की तरफ से। रिसेंटली एमका के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग को एलोकेट किया गया था, जिसके बाद अभी एचएएल की तरफ से फुल स्पीड में एमका की डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का प्लान किया गया है, क्योंकि वर्तमान हमारी सिचुएशन कुछ ऐसा हो चुका है कि अगर हम एमका को डेवलप करने के लिए फर्दर डिले करते हैं तो हमसे काफी पहले हमारे दुश्मन देशों के पास 5th जनरेशन फाइटर मौजूद होगा। चाइना के पास पहले से ही मौजूद है, आगे चल के पाकिस्तान भी इनको हासिल कर लेगा, जो कि उनको हमारे खिलाफ एक मेजर एडवांटेजेस को देने वाले हैं। इसी वजह से अभी एचएएल की तरफ से एमका की इनिशियल प्रोटोटाइप्स को बनाने के लिए सभी जरूरी सिस्टम को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया गया। इस बीच डीआरडीओ और मिस्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से एमका की स्ट्रक्चर और एयरफ्रेम में इस्तेमाल होने वाली सभी मेजर अलॉयज और सुपर अलॉयज को भी सप्लाई करने की तैयारी किया जा रहा है। इसमें करीब 12 मेजर टाइटेनियम ब्लॉक, सुपर अलॉयज, कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर्स और हाईटेक स्टील भी शामिल है, जिनको अभी एचएएल को सप्लाई किया जाएगा। अब जैसे कि एमका को अभी एसपीवी मॉडल के अंदर बनाने का प्लान किया गया था, तो अभी इनको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप के अंदर मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा, जिनको एचएएल लीड करने वाला था। अब इनिशियली इसके लिए तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर के अंदर कोयम्बतूर में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बनाने का प्लान किया गया था, जहां पर एसपीबी मॉडल के अंदर एमका को आगे चल के मैन्युफैक्चर किया जाता। लेकिन अभी एचएएल की तरफ से अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज को भी एमका की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व करने का फैसला किया जा रहा है। अभी एचएएल की नासिक डिवीजन, जो कि सुखोई की मैन्युफैक्चरिंग की कंप्लीट होने के बाद आइडियल पर था, उसको अभी फ्यूचरिस्टिक सिस्टम के साथ अपग्रेड किया जा रहा है। पहले यहाँ पर तेजस MK-1 की प्रोडक्शन को स्टार्ट करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी पता चला कि आगे चल के यहाँ पे एमका की भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है और इसको एमका की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जैसे कि एक एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है तो इसको जल्दी से एमका को मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार किया जा सकता है और इनिशियल प्रोटोटाइप्स को भी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस वजह से हमको एक नई फैसिलिटी को सेटअप करने का इंतजार करना नहीं पड़ेगा और हम पहले से ही एमका की प्रोटोटाइप को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर पाएंगे। अगला अपडेट न्यूक्लियर सबमरीन को लेके।
अब आप सभी को शायद पता होगा कि अभी भारत के पास 2 ऑपरेशनल न्यूक्लियर SSBN यानी कि न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन मौजूद है, जिसमें से एक का नाम INS अरिहंत और दूसरे का नाम INS अरिहंत है। ये दोनों अभी भारत की सबसे ताकतवर न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, जो कि हमें सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और ये एक तरीके से पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए भी एक मेजर खतरा है। फिलहाल अभी तक सिर्फ हम ही ऐसा मानते थे कि हमारे न्यूक्लियर सबमरीन हमारे लिए क्या मायने रखते हैं और ये कितने खतरनाक है और ये चाइना और पाकिस्तान के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन अभी पहली बार यूएस की तरफ से भी इंडियन न्यूक्लियर SSBN की तारीफ किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर चाइना को कोई न्यूक्लियर पावर से काउंटर कर सकता है तो वो भारत है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यूएस की सेंटर फॉर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की प्रेसिडेंट की तरफ से ये बताया गया कि इंडो पैसिफिक में अगर यूएस और भारत की न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद रहेंगे तो चाइना कभी भी अपनी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में कामयाब नहीं हो पाएगा और यूएस और भारत साथ मिलकर चाइना को चेक कर सकते हैं और इससे एक तरीके से चाइना के ऊपर एक 2 फ्रंट की प्रेशर को भी बनाया जा सकता है। इससे भारत को भी फायदा होगा क्योंकि भारत के सामने आने वाले दिनों में 2 फ्रंट का सिचुएशन आना मुमकिन है, जिसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों भारत के ऊपर हमला कर सकते हैं। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट यूएस की तरफ से दिया गया उससे इनडायरेक्टली ऐसा लग रहा है कि वो भारत के साथ इंडो पैसिफिक में जॉइंटली ऑपरेट करना चाहते हैं, जिससे दोनों ही देशों को काफी फायदा हो सकता है। और जिस तरीके से चाइना अभी इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है उसको काउंटर किया जा सकता है। अब यूएस यहाँ पर कोई आम वेसल की बात नहीं कर रहा है, बल्कि यूएस अपनी तरफ से अपनी कोलंबिया क्लास की सबमरीन को भारत की अरिहंत क्लास की सबमरीन के साथ इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय करने का प्रपोजल दे रहा है। ये चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ा सरदर्द भी बन सकता है और भारत के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी बन सकता है। लेकिन जहां तक बात रही न्यूक्लियर सबमरीन की, खास करके न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की, तो इनकी डिप्लॉयमेंट बहुत ही सीक्रेट होता है। यहाँ तक कि नेवी के अंदर भी बाकी वेसल को पता नहीं होता है कि SSBN को कहाँ पर डिप्लॉय किया गया। तो जॉइंट डिप्लॉयमेंट से यूएस का क्या मतलब है, ये फिलहाल क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।